हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। एक सीरीज वीडियो चल रही है जिसमें मैं फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के बारे में पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने एल्कोहल के बारे में पढ़ा दिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं कीटोन एल्डिहाइड चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट को, जो कि है टॉलरेंस टेस्ट। तो टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में आपने सुना होगा कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। इस वीडियो में मैं बहुत बेसिक से लेकर के बहुत ही एडवांस लेवल तक का पढ़ाऊंगा ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व करने के लिए सक्षम होंगे, किसी भी लेवल का। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट है क्या। तो टॉलरेंस रिएजेंट का पहले नाम याद करें, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल का मतलब है अमोनिया का सॉल्यूशन है जिसमें क्या डाला गया है? सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो अमोनिया का सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो अमोनिया मतलब NH3, वाटर के साथ क्या बन जाएगा? NH4OH। ठीक, तो अमोनिकल सॉल्यूशन हो गया NH4OH और सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3। तो यहां से बस दो चीजें आप याद करें फिलहाल। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का शकल सूरत देख लें, NH4OH एंड AgNO3। होता क्या है, रिएक्शन क्या होती है, वो उसको हम यहां पे समझेंगे। देखिए, AgNO3 को जब हम डालते हैं NH4OH के सॉल्यूशन में तो ये क्या करता है? बना लेता है Ag2O का प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्या बनाता है? PPT बनाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट बना लेता है और ये प्रेसिपिटेट जो बनता है वो और ज्यादा NH4OH मिलाने पर डिसॉल्व हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला मैंने कि AgNO3 कन्वर्ट हो जाता है अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में Ag2O में। बाद में ये जो प्रेसिपिटेट बनता है उसमें और थोड़ा सा NH4OH डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। और क्लियर सॉल्यूशन क्यों मिलता है? क्योंकि जो ये Ag होता है इसका कॉम्प्लेक्सेशन हो जाता है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा तो ये चीजें तुरंत आपको क्लिक कर जाएंगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसलिए ये चीज डिसॉल्व हो जाती है। देखिए कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद इसके साथ बनता है OH नेगेटिव। तो ये एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है जो यहां पर Ag प्लस था वो कॉम्प्लेक्सेशन करता है किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। अरे भाई, अगर एक सॉल्यूट, मान लो ये PPT सॉल्यूट है, तो ये सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के साथ मिक्सअप कर जाएगा, इसी को तो डिसॉल्व होना बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्सेशन हो पा रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है आप जब लेते हो एक्सेस ऑफ NH4OH। वैसे भी हमने सॉल्वेंट लिया है तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना तय है NH4OH का। इतनी बात समझ में आई क्या? ओके, अब इसमें देखिए 1 2 तो हमने पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है? Ag2O। एक बार पेपर में IIT में सिर्फ Ag2O लिख करके आया है और वहां आपको ऑक्सीडेशन करना था। ठीक है, क्यों करना था उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल आप याद करें कि टॉलरेंस रिएजेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये Ag2O। बात क्लिक कर रही है? ओके, अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिखा जाएगा? Ag2O विद NH4OH। Ag2O विद NH4OH क्या बनता है? टॉलरेंस रिएजेंट बनता है। एक्चुअली जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ये फेमस है टॉलरेंस रिएजेंट के नाम से, ज्यादा फेमस ये है। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट का ये कॉम्प्लेक्स फेमस है। तो देखिए 5th नंबर पे वही चीज लिखी गई है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, और 6th नंबर पे इसी का नाम दिया है। मतलब इसमें कुछ भी दिया जाए आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? टॉलरेंस रिएजेंट क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम पढ़ लीजिए, क्या होगा? डाईएमीन सिल्वर, और क्या रहेगा? +1। इसके बाद मैंने आयन लिखा क्योंकि मैंने ये वाला कॉम्प्लेक्स पढ़ा है सिर्फ। ठीक है, तो आपको ये 6 पॉइंट्स पता होने चाहिए, पेपर में किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इसको याद रखना कहीं से भी कठिन नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको प्रोसेस पता है कि इसको दोनों को मिलाने से ये बनता है, तो जिन दोनों को मिलाया वो भी देखो यहाँ पे लिखा है, मिलाने के बाद जो चीज बनी वो भी लिखा है, फिर इसको मिलाया तो जो कॉम्प्लेक्स बना वो भी यहाँ पे लिखा है, फिर उसका IUPAC नाम लिखा है। ठीक है, तो मेनली आपको रिएक्शन समझ में आना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं कि ये करता क्या है। मेनली मैं आपको पहले एक रिएक्शन सिखाना चाहता हूँ एल्डिहाइड पर। अगर RC डबल बॉन्ड OH रिएक्शन करता है किसके साथ? टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। तो ये टॉलरेंस रिएजेंट रिएक्शन करता है तो ये टॉलरेंस रिएजेंट खुद को रिड्यूस करता है। क्या करता है? खुद को रिड्यूस करता है। ध्यान सुनना, इसमें Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस। टॉलरेंस रिएजेंट में Ag प्लस रहता है और वो कन्वर्ट होता है Ag के अंदर। ठीक है, तो Ag प्लस से क्या बन जाता है? Ag मेटल बन जाता है। ठीक है, तो ये मेटालिक फॉर्म में रहता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या रहेगा? मेटालिक फॉर्म में रहेगा, मेटालिक फॉर्म। ठीक, इसका मेटालिक फॉर्म बनेगा तो मेटालिक फॉर्म वैसे भी आगे चल के सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, जो Ag बनेगा वो चीज डिसॉल्व नहीं होने वाली है। ठीक है,
अब इतनी बात क्लियर हुई अभी क्या कि टॉलेंस रिएजेंट का जो Ag+ था वो उसने खुद को क्या किया, रिड्यूस किया, मतलब उसका क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन के बाद उसने क्या बना लिया, Ag+। अब सोचो अगर एक रिएजेंट का रिडक्शन हो रहा है तो इसके साथ जो लिए हो जिसको रिएक्शन करवानी है वो क्या बनाएगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा। बोलो ऑक्सीडेशन करके ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन इंसर्ट करके वो क्या बनाता है, एसिड बनाता है। एक बार देख लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ते हैं और उसमें ऑक्सीजन इंसर्ट करा देते हैं, इसमें ऑक्सीजन इंसर्ट कराते हैं। देखिए हमने किया क्या, एल्डिहाइड से हमने एसिड बनाया, ये क्या है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन कैसे हो गया बताओ, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसमें डाला है तब जाकर ये बना है, इसलिए इसको बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हो पा रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो एक रिडक्शन चल रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ये एसिड बन जाता है तो आप बताओ एसिड को आपने कहां ले रखा है, बेसिक सॉल्यूशन में। बेसिक सॉल्यूशन कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर OH नेगेटिव प्रेजेंट है, या बोलो NH4OH का जो सॉल्यूशन है यार, NH4OH क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक सॉल्यूशन में एसिड के फॉर्म में थोड़ी ना रहेंगे ये, ठीक है, ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, सॉल्ट के फॉर्म में। तो सॉल्ट के फॉर्म में ये कैसे दिखेंगे, देखो RCOO नेगेटिव, यहां का H+ कौन लेके चला जाएगा, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव और यहां का H+, भाई यहां पे डेल नेगेटिव आता है, डेल पॉजिटिव, तभी तो ये एसिड है। यहां से H+ उठाएगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना, यहां से क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक। तो OH नेगेटिव H+ उठा के ये बनता है, एक चीज ये बनती है, ठीक, और Ag बनता है, और क्या बनेगा, फिर इसका कॉम्प्लेक्स टूटता है, कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो क्या निकलेगा, NH3 गैस निकलेगी। तो यहां पे निकल जाएगा NH3 गैस, ठीक है। यहां पे फिलहाल मैं सिर्फ केवल NH3 लिख रहा हूं, काउंटिंग नहीं लिख रहा हूं। तो NH3 गैस निकलेगी, यहां से Ag निकलेगा, RCOO नेगेटिव निकलेगा और वाटर निकलेगा। कंफ्यूजन हो रहा है क्या, एक बार दोहरा देता हूं। आपको जो एल्डिहाइड दिया गया था उसको आपको ऑक्सीडाइज कराने के लिए एसिड बनाना है, और जब एसिड किसी बेसिक सॉल्यूशन में रहता है तो वाटर निकलता है और उसका सॉल्ट बनता है, तो वो बन गया। Ag+ यहां पे था, रिडक्ट होकर के Ag बनता है जो कि मेटालिक फॉर्म में रहेगा, और क्या रहेगा, NH3 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात सुनाई, ओके। अब देखो, मान लो हमने एक बीकर लिया था, ठीक है, ये हमारा बीकर है। इस बीकर में हमने क्या डाला हुआ था, पहले से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमने बाद में क्या डाल दिया, टॉलेंस रिएजेंट। जब टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं तो ये Ag बनता है, और ये Ag मेटालिक फॉर्म में है। मेटालिक फॉर्म है तो क्या वो सॉल्युबल होगा कहीं पे, तो ये कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है, इनसॉल्युबल रहेगा। जब ये डिसॉल्व ही नहीं होगा तो वो तो सरफेस पे दिखेगा ना, तो वो क्या होता है, Ag चिपक जाता है यहाँ पे सरफेस पे चिपक जाता है, ठीक है। तो यहाँ सरफेस पे क्या होगा, चिपक जाता है। और ये किस कलर का रहता है, ये मेटालिक फॉर्म ब्लैक कलर का रहता है। क्या रहता है, ब्लैक कलर का ये Ag रहता है, ब्लैक कलर का, किनारे किनारे चिपक जाता है, इसका मेटालिक फॉर्म जो कि डिसॉल्व नहीं होता। इतनी बात क्लिक करनी चाहिए पहले, ठीक है, ओके। अब देखिए जो आपने ये टेस्ट किया, पहले क्या था, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ एल्डिहाइड, हमने इसको मिलाया, ये भी क्लियर था। दो क्लियर सॉल्यूशन मिलकर के एक ब्लैक पीपीटी टाइप बना रहे हैं। तो एक बात बताओ, हमें चीज तो दिखेगी ना हमारे आंख में, तो हमें ये लग जाएगा जिससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो क्या है, एल्डिहाइड है, इसका मतलब रिएक्शन हो चुकी है। इतनी बात क्लिक करें, ओके। अब क्या करिए, इस बीकर में ये जो भी मटेरियल था उसको गिरा दीजिए। गिराओगे तो इसके बाद जो पार्ट यहाँ पे लगा था ना, वो ब्लैक कलर कुछ लगा रहेगा, ठीक। उसके बाद उसको ड्राई कर दीजिए। ड्राई करने के बाद जब आप उसमें देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी चमक दिखती है, और उस चमक की वजह से इसको मिरर से कंबाइन करके बताते हैं, क्या, मिरर से जोड़ करके दिखाते हैं कि ये चमक जो इसके अंदर थोड़ी सी आ रही है वो कुछ मिरर की तरह है। तो इसलिए इसको जोड़ते हैं, नाम बनाते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट की इस रिएक्शन को बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लैक कलर का जो किनारे किनारे पीपीटी है वो थोड़ा सा चमकीला है। वैसे भी आपका कोई भी मिरर ब्लैक कलर का नहीं होता, लेकिन याद करने के लिए ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं इसके ओवरऑल रिएक्शन पे, कि जो हमने चीजें यहाँ पे लिखी हैं उसको एक बार मैं समराइज करके यहाँ बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लो आपसे ये कोई सवाल पूछ ले कि एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए टॉलेंस रिएजेंट के, तो आप बोलोगे दो। देखो यहाँ पे दो Ag रिएक्शन करेगा, ध्यान सुनना, दो Ag+ जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, Ag+ से Ag में जा रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तब जाएगा, ठीक। और वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा Ag+, तो पाएगा कहां से,
कहां से पाएगा? ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव से। तो 2 नेगेटिव से पाएगा तो वही वाला जो न्यूट्रल ऑक्सीजन बचेगा वही इनके बीच में इंसर्ट करता है। इस वजह से इसमें 2 Ag+ की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखो अगर 2 बार लोगे तो NH3 कितना हो जाएगा? 4 टाइम। आपने वाटर निकाल लिया, आपको समझ में आ गया होगा, यहां से एक वाटर निकल जाता है और इसका रिस्पेक्टिव पार्ट RCOO नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट का एक बात थोड़ा याद रखिएगा कि जो ये अपने R लिया है ना, ये R एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफैटिक भी हो सकता है। ठीक है, एलिफैटिक या एरोमेटिक होने से इनके रिएक्शन पे कोई फर्क होने वाला नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब ये कि अगर मैं रिएक्शन करवाऊं एसिटाल्डिहाइड के साथ तब भी ये रिएक्शन देगा, अगर हम रिएक्शन करवा दें बेंजल्डिहाइड के साथ तब भी वो टॉलरेंस टेस्ट देगा या सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो? Ag+ मतलब क्या हो गया यहाँ पे? टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा बोलो? यहाँ पे बनेगा CH3COO नेगेटिव और यहाँ पे बनेगा C+OO नेगेटिव। मतलब चाहे आप R को बेंजीन ले लो या CH3 ले लो, C2H5 ले लो, वो तब भी रिएक्शन देगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अभी हमने पढ़ा था कि एलिफैटिक और एरोमेटिक ये दोनों ही एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। उसी के बारे में मैंने लिखा है कि बोथ एरोमेटिक एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चाहे आप बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तब भी आएगा टेस्ट। ठीक है, चाहे आप क्या करिए एसिटाल्डिहाइड से करवाइए तब भी आ जाएगा टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर्मिक एसिड आल्सो गिव टॉलरेंस टेस्ट। जनरली हम ये सुनते हैं कि जो टॉलरेंस टेस्ट होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि फॉर्मिक एसिड भी देते हैं। ठीक है, और वैसे अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा मैं आपको हेल्प कर देता हूं याद करवाने में। देखिए, फॉर्मिक एसिड और एल्डिहाइड इन दोनों में थोड़ा रिलेशन समझना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिख दो CH3C+OH, तो ये क्या करता है बोलो? ये टेस्ट देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड में C और H बॉन्ड प्रेजेंट है। ध्यान समझना, CH बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से ही यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन ला करके हम इसको एसिड बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप मिले COH, इसका मतलब वो टॉलरेंस टेस्ट देने के लिए तैयार है। तो यही होता है फॉर्मिक एसिड में। देखिएगा फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HC+OOH। देखिए C+O और OH, लेकिन यहां पर एक बात तो दिख रही है यार कि CO और H बॉन्ड तो यहां पे मौजूद है। इसका मतलब हम बीच में ऑक्सीजन अभी भी डाल सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ये भी क्या करेगा? टॉलरेंस टेस्ट देगा। तो शायद याद हो गया होगा कि फॉर्मिक एसिड क्यों देता है। इतनी बात समझ में गई? ओके, तो यहां से मैं हटा रहा हूं उन चीजों को। ठीक है, ये याद कराने का मेरा मेथड था। ओके, अब आइए यहाँ पे लिखा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में रिएक्शन करवा दी Ag+ के साथ। Ag+ मतलब वो पूरा कॉम्प्लेक्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो Ag+ के साथ करोगे तो Ag खुद को क्या करता है बोलो? Ag मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कलर का रहेगा? ब्लैक कलर का। यही सिल्वर मिरर बन जाएगा। फिर इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराने के लिए वो इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर देगा। यही तो पढ़ते हैं यार, C+O और H। भाई हमने यही पढ़ा ना कि CO और H के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करते हैं। तो देखिए ये बन गया। ये है क्या? इसको थोड़ा ठीक से देखो तो आपको दिखेगा ये H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता, इस वजह से ये टूट जाता है H2O और CO2 में। हमें यहाँ पर CO2 गैस की इफर्वेसेंस मिलती है। ठीक है, बुलबुले उठते हुए दिखेंगे, CO2 गैस भाग रहा होगा जब आप फॉर्मिक एसिड के रिएक्शन किसके साथ कराओगे? टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। इतनी बात समझ में आई? ओके, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड इन दोनों को बताइए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप क्या करिए? दोनों में क्या मिला दीजिए? टॉलरेंस रिएजेंट मिलवा दीजिए। अगर मिलाएंगे तो क्या होगा? ये जो एसिड है फॉर्मिक एसिड, उसमें आपको CO2 का इफर्वेसेंस मिलेगा, लेकिन CH3COOH में नहीं मिलेगा। अब बताओ क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ CO और कार्बन का बॉन्ड है। CO और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं करते। कहाँ इंसर्ट करते हैं? CO और हाइड्रोजन के बीच में। इस वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी। CO2 का इफर्वेसेंस जहां नहीं आएगा वो एसिड कौन सा होगा? एसिटिक एसिड। और जहां पर आ जाएगा वो क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनल एल्काइन रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। हमने यहां ये नहीं लिखा है कि टर्मिनल एल्काइन गिव्स
टॉलेंस टेस्ट। हमने बस ये लिखा है कि वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। आप कहोगे दोनों एक ही बात है, नहीं एक बात है। देखिए समझ में आ जाएगा यहाँ पे कैसे। देखिए ये क्या है, टर्मिनल एल्काइन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे CH3 जोड़ दोगे तो वो क्या होगा, टर्मिनल नहीं रह जाएगा। टर्मिनल का मतलब है किनारे की तरफ क्या होना, ट्रिपल बॉन्ड का होना। देखना ध्यान समझना, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। क्यों बोल रहा हूं ये चीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज बनाना चाहेगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज बनाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव। इस वजह से ये H+ बनाने की टेंडेंसी रखेगा, और H+ यहां से भाग जाएगा और उसको रिप्लेस कर देगा Ag+। क्या रिप्लेस कर देगा बोलो, Ag+। तो H+ हट करके क्या आ गया, Ag+ आ गया। तो इस तरीके से हमने यहां पे क्या करा दिया, रिएक्शन तो करवा दी, लेकिन क्या ये टेस्ट दे रहा है, नहीं। क्यों, यहां भी Ag+ था और यहां भी Ag+ है। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन ऐसी नहीं हुई जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ था। जैसे यहां पर हम बोलते थे कि Ag+ क्या हो गया, Ag बन के ब्लैक हो गया। यहां पे नहीं है, यहां पे अपने आयन के फॉर्म में रहता है, और ऐसा होने की कंडीशन में ये भी एक प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन इसका कलर कैसा रहता है, व्हाइट PPT रहता है। तो समझना ध्यान से, जब Ag+ के साथ कॉम्प्लेक्स में है तो व्हाइट PPT के फॉर्म में दिख रहा है, किसके साथ, टर्मिनल एल्काइन के साथ। लेकिन अगर ब्लैक है कब, जब आप करा रहे हो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन या फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन। ये पॉइंट आपको याद हुआ क्या, ओके। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगर हमने टर्मिनल एल्काइन नहीं लिया है, किनारे एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो उसको रिप्लेस करके Ag+ नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ टर्मिनल एल्काइन से ही ये रिएक्शन दे पाएंगी, बाकी एल्काइन से रिएक्शन नहीं दे पाएंगी। तो यहां से आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, ओके। चलिए यहां पर आते हैं, टर्मिनल एल्काइन वर्सेस एल्कीन। ठीक है, अगर आपको टर्मिनल एल्काइन दिया जाए और एल्कीन दिया जाए और बोला जाए कि आप डिस्टिंग्विश करके बताइए कि इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा एल्कीन है और कौन सा टर्मिनल एल्काइन, तो आप क्या करिए, सिंपली उसमें क्या डाल दीजिए, टॉलेंस रिएजेंट। जब आप टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो इसके साथ तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन करके बनाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Ag+, जो कि प्रेसिपिटेट होगा कैसा, व्हाइट PPT होगा। कैसा होगा, व्हाइट PPT होगा। लेकिन एल्कीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। अब आप पूछेंगे क्यों सर, यहां पर भी तो हाइड्रोजन था, हटा देते। इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि यहां का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सफिशिएंट नेगेटिव नहीं होता, मतलब सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। इस वजह से ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता जितना कि sp हाइब्रिडाइज्ड कर सकता है। इस वजह से यहां पे रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन यहां पे रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टर्मिनल एल्काइन और एल्कीन को भी डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। वीडियो के लास्ट में हम एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इसके पहले आपने इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट नहीं सुना होगा, ठीक है। यहां पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ाऊंगा और एक एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम को यही डिस्कस करके आपको समझा दूंगा। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑल्सो गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब अगर कहीं पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो वो क्या करेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। किस तरीके से देगा, क्या मैकेनिज्म होता है, उस चीज को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म सहित आपको समझाएंगे, तभी आप बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है। कीटोन है देखिए C डबल बॉन्ड O, और किसी भी ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो CO के बगल वाले को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी। और ये क्या है, कीटोन, इसलिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा कर पा रहा है। और हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये क्या देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। लेकिन कैसे देगा, क्यों देगा, इसको समझिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो हमने ये सीखा था कि जो एल्डिहाइड होता है वो देता है। चलिए देखते हैं क्या एल्डिहाइड जैसी शक्ल ये बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे समझना कि हमने क्या लिया हुआ था सिल्वर मिरर टेस्ट में, NH4OH विद AgNO3। जब आप अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, NH4OH विद AgNO3, मतलब आप सॉल्यूशन कैसा बना रहे हो, बेसिक सॉल्यूशन में ये कुछ कन्वर्ट हो जाता है किसी चीज में, उसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म प्रोसेस को यूज करता है। टॉटोमेरिज्म का प्रोसेस कैसे यूज होता है वही चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी। देखना ध्यान से, यहाँ पर जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, तो ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा हाइड्रोजन के पास क्या आएगा, OH नेगेटिव, और इस OH नेगेटिव से H+ ले जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
बना देगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान सुनिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में रिसीव कराएंगे और ये सिंगल बॉन्ड बना करके ओपन कर देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, यही क्या होगा, टॉटोमर बना देगा। तो टॉटोमर बनाइए, क्या बनेगा, O और H बनेगा, डबल बॉन्ड CH और OH बनेगा। एक बार देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखा हमने कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो उठ के यहाँ पर चला जाएगा ऑक्सीजन पर, और इनके बीच में जो पाई बॉन्ड होगा वो यहाँ पर रिसीव होगा। तो ये इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में। देखिए इनॉल फॉर्म दिख रहा होगा, इतने पार्ट को देखिए, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब क्या, OH, तो इनॉल फॉर्म बन गया कीटो फॉर्म से। इतनी बात समझ में आई। तो पहले ये रिएक्शन होकर के ये बनती है, तो जैसे ही ये बनेगा, देखो इधर भी तो इनॉल है, ये इन और ये ऑल, तो ये वाला जो इनॉल है ये अपने आप को रीअरेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट का सिंबल बनाइए, एक इधर भी जा सकता है और इधर भी, ठीक। फिर ये क्या करेगा, फिर से अपने आप को टॉटोमेराइज कराएगा, रीअरेंजमेंट होगा इसके अंदर खुद में। फिर कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से, CH3COH, भाई इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक। ये डबल बॉन्ड कहाँ रिसीव हो जाएगा, इनके बीच में। तो आप क्या लिखोगे, C, और एक हाइड्रोजन इस पर पहले से मौजूद था उसको हमने लगा दिया, और डबल बॉन्ड कहाँ लगा, ये ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना वो ये कार्बन पर लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा। होता क्या है ध्यान समझिए, पहले आपने जो CO लिया था, कीटो फॉर्म लिया था, अब देखिए वो एल्डिहाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कब, जब उसके साथ होगा बेसिक सॉल्यूशन तब, ठीक। अगर कभी भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दिया है और बेसिक सॉल्यूशन दिया है तो वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, टॉटोमेरिज्म के मैकेनिज्म के थ्रू इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर आपको ये बेसिक सा पॉइंट पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, जो भी एग्जांपल मैंने लिखा है वो भारी भरकम नहीं लगेंगे। आपको बायोमोलिक्यूल में एक पॉइंट पढ़ाया गया होगा कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों टॉलरेंस रिएजेंट से टेस्ट दे देते हैं। अब आपने सोचा कभी कि जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड है, तो चलो वो दे देता है, ठीक बात है, लेकिन फ्रक्टोज में तो C डबल बॉन्ड O होता है, वो तो कीटोन होता है, वो क्यों दे रहा है, ठीक है। तो आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड जब देगा मतलब ये ग्लूकोज तो दे देगा, तो ये आगे क्या बनाएगा, ध्यान से सुनना, C डबल बॉन्ड O, OH लिख सकते हो हाइड्रोलिसिस के बाद, ठीक। फिर यहां पे बन जाएगा OHH, फिर बनेगा CHOH थ्राइस, और यहां पर आप क्या लिख दोगे, CH2OH। इस तरीके से क्या होगा, जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है ना वो देखो एसिड बन जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम लिखी गई हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पर बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर गया। तो चलो ग्लूकोज देता है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ये बताओ ये फ्रक्टोज क्यों दे रहा है, फ्रक्टोज में तो कीटोन है, तो आप बताओगे कि फ्रक्टोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहां पे देख लो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या है, CO के जस्ट बगल में क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये अल्फा पर OH है, CO अंदर है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे, देखो एल्डिहाइड के जस्ट बगल में क्या है, OH प्रेजेंट है, ठीक। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं इन बेसिक सॉल्यूशन। इस वजह से जब आप फ्रक्टोज से रिएक्शन करवाने जाओगे, टॉलरेंस रिएजेंट क्या वो झटके से किसमें आ जाएगा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज तुरंत ही अपना रिस्पेक्टिव एसिड बना देगा। इस वजह से हम बोलेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। आई होप चीजें समझ में आई हूं। आगे चलते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लें, सुन लें क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अगर कभी भी पेपर में, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ठीक है, जब भी आएगा ये एडवांस का ही क्वेश्चन बन के आने वाला है आपके सामने। अगर क्या दिया है, CO और OH दिया है, तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये बात तो फिक्स है कि ये दोनों लोग क्या करने वाले हैं, बोलो, ये देने वाले हैं टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, लेकिन बनेंगे क्या, वो देखो, ये कन्वर्ट हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव कीटोन में, ठीक है। यहां पर दोनों फॉर्म कीटोन बन जाएगा, यहां पे कोई एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। हुआ क्या, तो आप इसको ऑक्सीडेशन कैसे बोल रहे हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे बोल रहा हूं वो चीज समझना। यहां ऑक्सीजन पे क्या है, हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे भी क्या है, हाइड्रोजन। तो हमने किया क्या है, ये हाइड्रोजन हटा दिया और ये हाइड्रोजन हटा के हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया, यही काम तो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस वजह से हम बोलेंगे कि जब Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा था तो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब यहाँ पे भी
सेम कहानी सेम तरीके से करेंगे। यहां ये चीज भी कन्वर्ट हो जाएगी और बन जाएगी C डबल बॉन्ड O एंड इसके सामने बन जाएगा ये, देखिएगा एक बार देख लें, ये चीज इसमें कन्वर्ट होगी, ये चीज इसमें कन्वर्ट होगी। क्यों हो रही है? क्योंकि अभी यहां पर 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तभी Ag प्लस किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोजन हटा करके इसका ऑक्सीडेशन, ये खुद का रिडक्शन कर पा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। ये बात भी याद रखिएगा कि ये दोनों क्या करते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। इसके बाद एक लास्ट लाइन जो आपको याद कराऊंगा इसी में, वो ये कि ये जो मॉलिक्यूल हमने इन सब से बनाए, इनसे जो ये बनाए, इनसे जो ये बनाए, ये दोनों भी क्या देते हैं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, टॉलेंस टेस्ट देते हैं, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। तो ये बात आप याद रख लें। मैकेनिज्म मैं बता सकता हूं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूं। अगर मैं इनका एक्सप्लेनेशन देने लग जाऊंगा तो करीब हमको आधे घंटे और चाहिए सिर्फ इन दोनों पार्ट को समझाने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। आपको मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, यहां से ये समझ में तो आ गया, यहां से ये समझ में आ गया, आप ये बोल देना इसके बाद जो चीज बनती है वो भी आगे चल के क्या देती है, टॉलेंस टेस्ट देती है। इसका मतलब कभी पेपर में ये भी दिख जाए ना इस तरीके का डाइकेटोन, तो बोल देना कि हाँ वो टेस्ट देता है, इस तरीके का डाइकेटोन तो बोल देना हाँ कि वो भी डाइकेटोन देता है। वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम और सीखेंगे जो कि रिलेटेड है हमारे टॉलेंस रिएजेंट से। चलिए देख लेते हैं। एक टेस्ट है मुलिकन बार्कर्स टेस्ट। इसको आप पढ़ते हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं नाइट्रोबेंजीन के बारे में, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन को अगर टेस्ट करना है तो हम यूज करेंगे मुलिकन बार्कर्स टेस्ट को। करते क्या है ध्यान समझिएगा, अभी मैं समझा दूंगा कि टॉलेंस कैसे और कब यूज करना है। फिलहाल सुने क्या है, नाइट्रोबेंजीन को अगर आप रिएक्शन करवा दें Zn विद NH4Cl, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन को ऐड करना। तो देखिए क्या हुआ, एक ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ पे क्या किया गया है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है। भाई यहाँ पे NO2 था तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है वो नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो रहा है फेनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन में। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, हाइड्रोक्सिल मतलब क्या होता है, OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप एंड एमीन मतलब NH2। और हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा करके उस पर क्या लगा दिया, फेनाइल लगा दिया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट। अब हम क्या करेंगे, जो ये चीज आई है उस रिड्यूस्ड प्रोडक्ट में, देखो ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट था, मतलब शुरुआत जिससे की थी उसको हमने रिड्यूस किया, तो ये इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। इस रिड्यूस्ड प्रोडक्ट में हम ऐड कर देंगे AgNO3 प्लस NH4OH, ठीक है। तो यहां से क्या हमको मिलेगा, Ag प्लस, ठीक। Ag प्लस का कैरेक्टर क्या है, खुद को Ag बनाने का। Ag प्लस का यहाँ कैरेक्टर क्या है, Ag प्लस से Ag बनना, मतलब खुद को रिड्यूस करना। अगर ये खुद को रिड्यूस करेगा तो जिसके साथ डाला गया है उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अगर आप हटा दोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, NO लग जाएगा बेंजीन पर। इतनी बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। दोबारा समझा देता हूं। आप कहोगे कि सर पहले इसको रिड्यूस कराया बाद में इसको ऑक्सीडाइज कराया, क्यों करवाया, वो चीज समझिए। देखिए अगर हम क्या करें, नाइट्रो को पहले रिड्यूस करें और रिड्यूस करने के बाद जब हम फेनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बना लें जो कि एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, तो एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट को हम दोबारा क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज किससे करवाया हमने, टॉलेंस रिएजेंट को यूज करके करवाया। तो जब टॉलेंस रिएजेंट खुद को क्या करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, बोलो मिरर मिलेगा। मतलब यहां पे मिरर टेस्ट होगा। किसका मिरर टेस्ट किया, एक्चुअली मिरर टेस्ट आपने इसका किया हुआ है, ठीक है। आपने जो मिरर टेस्ट किया वो हाइड्रोक्सिल एमीन वाले पार्ट का आपने क्या किया है, टेस्ट किया है, मिरर टेस्ट किया है। आपने इसका टेस्ट नहीं किया, आपने इसका मिरर टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। आपने इसका क्या किया है, मुलिकन बार्कर टेस्ट किया। एक्चुअली इस पूरे को मिलाकर के बोला जाएगा मुलिकन बार्कर टेस्ट, जिसमें 2 पार्ट होंगे, जिसमें हम नाइट्रो को पहले रिड्यूस करेंगे बाद में उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, और जब आप ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे उस समय हमें सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो क्लोरोफॉर्म होता है क्या वो
टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट दे सकता है क्या? क्या वो ये टेस्ट दे सकता है, मिरर टेस्ट दे पाएगा? तो जवाब दीजिए हाँ। ठीक है, तो देख लीजिए पहले इसकी शकल सूरत देखिए क्या होती है, HCCl Cl एंड Cl। आप कहोगे कि ये किसी तरफ से नहीं लग रहा है कि ये दे सकता है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं। देखिए होता क्या है, जब आप इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डालते हो तो टॉलरेंस रिएजेंट में क्या रहता है, बोलो OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे बना रहा हूं, क्लोरीन को हटा रहा हूं। ठीक है, एक क्लोरीन हटा के हम क्या लगा दिए, OH। ऐसे तीनों क्लोरीन को हटा करके आप क्या बना देंगे, OH एंड OH बना देंगे। इतनी बात समझ में आई होगी, क्लियर है? तो क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, उसकी शक्ल देखो तो ये दिखेगा, ये देखो HC और यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन। भाई एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, 3 OH कैसे स्टेबल हो सकते हैं? वाटर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH गायब कर दो तो क्या हो जाएगा, HOH गायब करने से हो जाएगा डबल बॉन्ड O, इन दोनों को मिला के डबल बॉन्ड O, और ये वाला OH बचा रहेगा। इस तरीके से हम क्या पा जाएंगे, फॉर्मिक एसिड पा जाएंगे। और हमने इसके जस्ट पहले आपको बताया कि फॉर्मिक एसिड में ये पार्ट कैसा है, किस चीज से रिजेंबल करता है, एल्डिहाइड से। इस वजह से ये ऑक्सीडेशन अभी भी शो करेगा। तो इस तरीके से देखना क्या होगा, इसमें हमने क्या डाल रखा था, टॉलरेंस रिएजेंट, तो क्या हो जाएगा, Ag+ कन्वर्ट हो जाएगा Ag में और ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाएगा इसके बीच में। तो क्या बन जाएगा, देखो HOC डबल बॉन्ड O और OH। इतनी बात समझ आ गई। अगर हम ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करवा रहे हैं तो ये जो कार्बोनिक एसिड बनाया H2CO3 वो टूट जाएगा और CO2 गैस का इफरवेसेंस दिखेगा। ठीक है, H2CO3 टूट करके CO2 गैस में उड़ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसका मतलब अगर आप क्लोरोफॉर्म से परफॉर्म करना शुरू करेंगे, तो फाइनली हमें CO2 गैस उड़ती हुई दिख जाएगी। मतलब हमें दिखेगी नहीं लेकिन उसका इफरवेसेंस हमें दिखेगा, महसूस होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ओके, पहली बात तो ये। दूसरा, यहां पे जब Ag+ से Ag बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लैक कलर का आपको ये मिरर मिलता हुआ दिखेगा। एक चमकीला मिरर भी यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो टॉलरेंस टेस्ट देता है। इतनी बात क्लियर है? आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो उसी फैक्ट पे बेस्ड है जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये बात पहले पता होनी चाहिए। दूसरी बात, बायोमोलिक्यूल से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आपको ये टॉलरेंस रिएजेंट की आगे की चीजें समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं। ये एक्चुअली मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से बेस के प्रेजेंस में ये ओपन हो जाता है। अब एक बात तो आप जानते ही होंगे कि जब हम क्या लेंगे NH4OH तो हमें वो क्या देगा, OH नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि ये बेस का काम करेगा और ये बेस यहां से H+ मांगेगा। अगर H+ ले जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, वीक, तो ये टूट करके इधर आ जाएगा। ठीक, ध्यान समझिए। ये H+ कौन ले गया, OH नेगेटिव। किसने दिया ये OH नेगेटिव, तो बोलोगे टॉलरेंस रिएजेंट में OH नेगेटिव प्रेजेंट था। वहां से हमने H+ ले लिया तो ये कैसा ओपन होगा वो देखना। यहां पर ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। देखना ये चीज जब ओपन होगी तो यहाँ पे नेगेटिव। ठीक, और इस कार्बन पर, ये वाला कार्बन ये है, देखिए ये कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, इस एनोमेरिक कार्बन पे देखना क्या बनने वाला है, मैं पहले कार्बन ही लिख देता हूं। ठीक है, ये कार्बन लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये चीज यहाँ पे आएगी तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस कार्बन पे पहले से एक हाइड्रोजन मौजूद था तो ये बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? मतलब अगर आपके ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो वो तुरंत OH नेगेटिव पाकर के किस में कन्वर्ट हो गया, ओपन स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए। ठीक है, अब जो ये O नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस H2O से क्या ले लेगा, H+, तो बाद में ये ओपन होता हुआ दिख जाएगा। मतलब ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ओपन स्ट्रक्चर के साथ बेस में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। फिर बाद में हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे एल्डिहाइड मिल गया। अगर एल्डिहाइड है तो ये टेस्ट देगा, तो आप कहोगे कि ये जो चीज हमने बनाई थी ये टेस्ट देगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी जो हमने समझा मैकेनिज्म वाइज, उसको हम डायरेक्टली समझना चाहते हैं, डायरेक्टली बोलना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, देखिएगा ध्यान से, कि किसी भी शुगर के या ग्लूकोज जैसे शुगर के कार्बन नंबर 1 पर अगर क्या प्रेजेंट हो, हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप प्रेजेंट हो, हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम बोलेंगे कि वो जो है वो टेस्ट देगा। कौन से टेस्ट देगा, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। ठीक है, देखेंगे हेमी एसिटल, आप समझे हेमी कीटल क्या होता है वो देख लें। एक कार्बन पे मान लो एक R लगा है, CH3,
एक हाइड्रोजन है, एक OH है और एक OR है, तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर इस हाइड्रोजन को हटा करके एक और R ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं हेमी कीटल। अगर कार्बन पर OH है और OR है, OH और OR है, तो वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा। देख लो इस कार्बन पे क्या है, एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन मतलब OR, और यहाँ देखो OH, और यहाँ देखो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है, ये हेमी एसिटल है। और हेमी एसिटल जो होता है वो टेस्ट देता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ओके, समझ में आ गई बात? ओके, अब एक चीज समझना है यहाँ पे, देखो अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। देखो Ag प्लस यहाँ पे क्या होगा, Ag में कन्वर्ट होगा। जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो ध्यान से समझिए, हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो ये शुगर है, इस शुगर ने Ag प्लस को रिड्यूस कर दिया। क्या बोल रहा हूं, जो ये शुगर है ग्लूकोज, इसने Ag प्लस को क्या किया, रिड्यूस करके Ag बना दिया। इसका मतलब जो ये शुगर है वो कैसा है, वो रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा है वो रिड्यूसिंग शुगर है, वो दूसरे को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। दूसरे मतलब यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट से। ठीक है, तो ऐसे शुगर जो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, और जो नहीं कर पाते उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर किसका है, एक रिड्यूसिंग शुगर का है। क्लियर हो गई? ओके, अब सेकंड पे आते हैं। अब जल्दी समझ में आ गया। यहाँ पे देखा कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। लेकिन देखो इस कार्बन पे हमने क्या बनाया है, एक ऑक्सीजन R मतलब O एंड कार्बन मतलब OR ग्रुप, एक कार्बन, इस पर क्या है OR ग्रुप। ठीक, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ क्या है, एक हाइड्रोजन भी है, मतलब ये ऊपर हाइड्रोजन भी है, और नीचे की तरफ क्या है OR ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे क्या है R डैश ले लो CH5, और ये क्या लगा है डायरेक्ट कार्बन मतलब ये। अब ये एक बार देखो क्या बना हुआ है, एक ही कार्बन पर OR एंड OR। अगर कार्बन पे 2 ईथर ग्रुप लगे हैं तो वो कभी भी इस तरीके से ओपन हो ही नहीं पाएंगे, मतलब ये ओपन स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। अगर ओपन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, और एल्डिहाइड नहीं बनेगा तो वो टॉलेंस के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। कुल मिला के ये क्या है, क्या ये हेमी एसिटल है, क्या ये हेमी कीटल है? नहीं, ये क्या है, ध्यान समझिए, ये है एसिटल। ठीक है, और एसिटल्स जो होते हैं वो कभी भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देते। इस वजह से जो ये चीज बनी है ये क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज को देख लें, थोड़ा जल्दी बताऊंगा मैं। सुक्रोज में क्या होता है कि अल्फा 1 ग्लूकोज एंड बीटा 2 फ्रक्टोज, मतलब फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 को कनेक्ट करना है और ग्लूकोज के 1 को। तो ये ग्लूकोज मैंने बनाया है, कार्बन नंबर 1 ये है। ठीक है, और ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा जाता है फ्रक्टोज, और यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6 ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सुक्रोज जो है एक रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, या ये पूछ लिया जाए क्या ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा, तो क्या जवाब देंगे उसको देखिए। इस कार्बन पे देखना ध्यान से, इस कार्बन पे क्या है, एक ऑक्सीजन है फिर अगला कार्बन है, एक ऑक्सीजन है फिर अगला कार्बन है, एक हाइड्रोजन है एक कार्बन है, मतलब ये जो बना हुआ है ये कैसा है, एसिटल है। और अभी बताया मैंने कि एसिटल टेस्ट नहीं देते। क्लियर है? ओके, चलिए यहाँ पे भी आते हैं। यहाँ पे भी टेस्ट करना जरूरी है, हर जगह आपको देखना पड़ता है, जहां से वो कनेक्टेड है उसको आप देखिए। अब कार्बन नंबर 2 को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक O एंड कार्बन। ध्यान से देखो नीचे देखो, ऑक्सीजन कार्बन, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी यहाँ पे कार्बन है तो ये कैसा है, कीटल है। तो कीटल भी टेस्ट नहीं देते। ठीक है, केवल हेमी पार्ट, हेमी मतलब OH, अगर यहाँ पर OH मौजूद हो जाता कहीं पे तो हम बोलते टेस्ट देगा। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारा सुक्रोज है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता। बात क्लियर है? यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं मिलेगा। अगला आते हैं जो कि है माल्टोज। ठीक है, माल्टोज को बोलते हैं माल्ट शुगर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, केन शुगर। तो जो ये आपका माल्ट शुगर है, ये जो है क्या ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाएगा? चलिए देख लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज अल्फा 1 होता है और ग्लूकोज का 4, मतलब एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 ये 2 ये 3 और ये क्या है कार्बन नंबर 4, ये वाला कार्बन नंबर 4। लेकिन यहाँ से देखिए ये 1 2 3
4 5 6, ठीक है। तो ये भी एक ग्लूकोज है, ये भी एक ग्लूकोज है, ठीक है। इस दोनों ग्लूकोज में हम क्या चेक करेंगे, कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन। तो ध्यान से देखें, पहले इस वाले फॉर्म को चेक कर लेते हैं, इतना इतना पहले चेक करेंगे, फिर इतना बाद में चेक करेंगे, ठीक है। हाफ हाफ पार्ट कर लेते हैं। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक OR ग्रुप है, मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन। यहां भी ये कार्बन नहीं है, ध्यान समझना, ये डायरेक्टली ऐसे जोड़ने का तरीका है, ठीक है। ये क्या है, यहां से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा है, बात क्लियर है। अगला जाके फिर कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, ये तो भैया कैसा है, ये हेमी पार्ट नहीं है, क्योंकि हेमी होने के लिए OH का होना जरूरी है। यहाँ पे कोई भी OH नहीं है, इस वजह से ये वाला जो पार्ट है वो कैसा होगा, बोलो नॉन रिड्यूसिंग होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। ये कोई टेस्ट नहीं देगा ये वाला पार्ट, लेकिन ये वाला पार्ट दे देगा। कैसे, देख लो, मैच कराओ। यही चीज तो यहाँ लिखी हुई है, देखो यहाँ पे क्या है, एक OH है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। विद रिस्पेक्ट टू दिस समझ में आ रहा होगा कि ये तो देगा भैया, ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग पार्ट है। लेकिन कुल मिला के दोनों स्ट्रक्चर तो एक साथ ही हैं, तो एक पार्ट रिड्यूसिंग है, एक पार्ट नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन ओवरऑल मिला के क्या बोलोगे कि हाँ ये टेस्ट देगा, टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो माल्टोज है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको कीटोन एल्डिहाइड के एक इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में और बताऊंगा, जो कि है फेहरलिंग सॉल्यूशन के थ्रू एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के थ्रू। वो वीडियो जरूर सुनना, क्योंकि वैसी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद नहीं है। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लोगों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू।